देखिए नेक्स्ट लेक्चर में हमने यहाँ पर छोड़ दिया था पैरिटी के बारे में, समता के बारे में। तो क्या होती है पैरिटी? ये भी एक तरह से क्वांटम नंबर है। जैसे कि हम बात कर रहे थे किस पर, संभारित प्रचक्रण, तो वो भी एक तरह से आई से रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो भी क्या था, एक क्वांटम नंबर था। तो पैरिटी भी एक क्वांटम नंबर होती है। तो देखिए आपके पास दो फिजिक्स हैं एक तरह से, एक तो क्लासिकल और एक क्वांटम। तो क्वांटम फिजिक्स के अंतर्गत कोई भी पार्टिकल अगर मोशन कर रहा है, गति कर रहा है, तो उससे संबंधित एक तरंग फलन लिखा जाता है साई, जिसके बारे में स्टैटिकल फिजिक्स में मैं पढ़ा चुका हूं आपको, थर्मोडायनेमिक्स, फिर उसके बाद स्टैटिकल फिजिक्स पढ़ी थी। तो वहां पर क्वांटम फिजिक्स के बारे में थोड़ी सी चर्चा की गई थी कि कोई भी पार्टिकल अगर मोशन कर रहा है तो उससे रिलेटेड एक फलन परिभाषित किया जाता है। उस फलन को हम नाम देते हैं तरंग फलन, वेव फंक्शन साई। तो साई है वो यदि वो किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति x by z पर डिपेंड कर रहा है साई, तो उसे हम लिख सकते हैं साई x by z। अब इसमें अगर हम क्या करें, साई x को हमने रिप्लेस कर दिया माइनस एक्स से, y को रिप्लेस कर दें माइनस वाई से, और z को रिप्लेस कर दें हम माइनस जेड से। ध्यान देना, तो क्या होगा, x के स्थान पर माइनस एक्स, माइनस वाई और माइनस जेड, इस तरह से हमने रख दिया x के स्थान पर। जैसे कि साई कोई भी फंक्शन है, जैसे फंक्शन आप जनरली मैथमेटिक्स में लिखते हो f(x), तो वो x का फलन है। तो यहाँ पर जो फलन है वो किस किस का है, x by z का, जिसको हम f से रिप्रेजेंट ना कर किससे कर रहे हैं, साई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो कैसे भी हो सकता है, e की पावर में x स्क्वायर, e की पावर में माइनस के y, e की पावर में माइनस के z, कुछ भी हो सकता है। इस तरह से फंक्शन हो सकता है, या आपका इस तरह से फंक्शन हो सकता है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, या फिर x प्लस वाई प्लस जेड, कुछ भी फंक्शन हो सकता है। तरंग फलन जिसको बोलते हैं फंक्शन है, वो किस किस का, कण की स्थिति यानी कि x by z का फलन है। यदि उसमें हम x के स्थान पर माइनस एक्स, y के स्थान पर माइनस वाई और z के स्थान पर माइनस जेड रखें, और पुनः फंक्शन हमारे पास या तो ये आ जाएगा x by z पॉजिटिव, या फिर ये आ जाए माइनस साई x by z, माइनस के साथ वही फंक्शन हमारे पास वापस मिल जाए साई x by माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड। जैसे कि हम बात करें इसके लिए कि यदि इसमें हम x के स्थान पर माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड इस तरह से रखें, तो ये तो सेम पहले की तरह रहेगा, मतलब प्लस साई एक्स बाई जेड के बराबर ही हो गया ये। और यदि इसमें रखें हम माइनस माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, माइनस कॉमन लगकर ये हो जाएगा ये वाला फलन, इस तरह से बनेगा। तो यदि इस टाइप से बन रहा है तो इसको हम बोलते हैं समपैरिटी, इसको बोलते हैं हम समपैरिटी। और इस आधार पर अगर फलन चेंज हो रहा है तो इसको हम बोल देते हैं विषम पैरिटी। यानी कोई भी तरंग फलन आपको दिया हुआ है, यदि उसमें इस तरह से चेंज हो रहा है सम पैरिटी, और इस आधार पर चेंज हो रहा है तो उसको विषम पैरिटी। तो पैरिटी कितने टाइप की हो गई, दो प्रकार की, इवन और ऑड, इवन पैरिटी और ऑड पैरिटी। अब आगे इस पर बात करते हैं हम। एक तो इस आधार पर कि आपको कोई भी फलन दिया हुआ है, उसमें हम वैल्यू पुट करके उसको देख सकते हैं। लेकिन आपको कई बार किसी कण की, मूल कण की स्थिति दे रखी हो कुछ भी, यानी कि L की वैल्यू दे रखी हो NLJ, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म के रूप में आपको दे रखा हो, मतलब आपको एक पता हो कि इसकी कक्षीय क्वांटम नंबर L की वैल्यू क्या है। उस आधार पर भी कई बार पूछता है क्वेश्चन कि उसकी सम पैरिटी होगी या विषम पैरिटी होगी। तो जनरली हम पैरिटी को इस रूप से भी रिप्रेजेंट करते हैं कि पैरिटी का P इक्वल टू माइनस 1 की पावर में L, इस रूप में भी हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, पैरिटी को माइनस 1 की पावर L, कि कोई भी प्रोटॉन अथवा न्यूट्रॉन्स होंगे वो कक्षाओं में गति कर रहे हैं, तो कक्षाओं में गति करने की वजह से उसकी कक्षीय क्वांटम नंबर होगा। जैसे कि आप पढ़ते हो नॉर्मली इलेक्ट्रॉन के लिए, सेम इलेक्ट्रॉन पर जो बात होती है वही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर होती है कि s कक्षक के लिए कितना होता है, L इक्वल टू 0, अरे केमिस्ट्री में पढ़ते हो, p कक्षक के लिए L इक्वल टू 1, S P D F G H I इस तरह से कक्षक होते हैं, उनके लिए L इक्वल टू 2, इसके लिए L इक्वल टू 3, इसके लिए L इक्वल टू 4, इस तरह से तो पढ़ते हो क्रम से। S P D F कक्षक इस तरह से पढ़ते हो, तो 0 1 2 3 4, इसके लिए हो जाएगा L इक्वल टू 5 और इसके लिए हो जाएगा L इक्वल टू 6। इस तरह से आगे भी चलते रहेंगे कक्षक, लेकिन आप जनरली कहाँ तक पढ़ते हो, F कक्षक तक, S P D F, इस तरह से चलते रहते हैं। तो उस आधार पर भी हम बोल सकते हैं, इस तरह से आपको दे रखे हैं। तो अगर कहीं पर P की वैल्यू, अब L की वैल्यू कहीं पर तो क्या होगी, सम होगी या फिर विषम होगी। यदि S की वैल्यू, L की वैल्यू सम रख रहे हो, जैसे कि 0 2
4 6 सम संख्या रख रहे हो तो p इक्वल टू कितना आएगा +1 और या फिर विषम रख रहे हो तो -1 आएगा। l की वैल्यू +1, l की वैल्यू सम रखने पर +1 और विषम रखने पर -1 आ रहा है तो सम रखने पर ये हो जाएगी सम पैरिटी अगर +1 आ रहा है तो, और यदि विषम मान रख रहे हैं l का तो ये हो जाएगी हमारे पास विषम पैरिटी। तो आप सीधा सीधा l की वैल्यू के आधार पर भी बता सकते हो, यदि l की वैल्यू सम है तो सम पैरिटी और माइनस विषम है तो विषम पैरिटी। ठीक है, विषम है तो विषम पैरिटी, सम है तो सम पैरिटी। इस आधार पर भी हम पैरिटी को क्या करते हैं, परिभाषित करते हैं, एक तो तरंग फलन के आधार पर और एक कक्षक के आधार पर। और एक और चीज है इसमें, कुल पैरिटी को और परिभाषित किया जाता है। कुल पैरिटी को किस तरह से परिभाषित किया जाता है, जैसे कि एक कक्षक के लिए हम बात कर रहे हैं या एक कण के लिए बात कर रहे हैं, उसके लिए पैरिटी को हमने P1 से रिप्रेजेंट कर दिया, दूसरे के लिए P2 से, तीसरे के लिए P3 से। तो कुल पैरिटी को हम जो लिखते हैं गुणा के रूप में लिखते हैं, ध्यान रखना, P1 P2 P3 इस तरह से लिखते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 की पावर L1 -1 की पावर L2 -1 की पावर में L3, इस तरह से चलेगा, पूरा गुणा के रूप में लिखी जाएगी कुल पैरिटी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -1 की पावर में L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4, इस तरह से डॉट 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 इस तरह से चलता रहेगा। मतलब तो टोटल पैरिटी है, एक कण की पैरिटी हमें पता है तो उसके मल्टीप्लाई के रूप में होगा। मतलब एक तरह से कहें तो कक्षीय क्वांटम संख्या के क्या होगा, योग के बराबर होगा। -1 की पावर जो हो रही है वो किसके रूप में हो रही है, सम के रूप में हो रही है। लेकिन जो पैरिटी को हम देखें वो मल्टीप्लाई के रूप में, ये चीज को ध्यान रखना है यहाँ पर। तो पैरिटी हेडिंग डाल दी, समता उसके बारे में लिखना है यहाँ पर, तो लिखना चालू करें। लिखना, क्वांटम भौतिकी के अनुसार लिखना है इसमें, क्वांटम भौतिकी के अनुसार क्वांटम भौतिकी के अनुसार किसी भी कण की व्याख्या करने के लिए, क्वांटम भौतिकी के अनुसार किसी भी कण की व्याख्या करने के लिए एक तरंग फलन परिभाषित किया जाता है, एक तरंग फलन साई परिभाषित किया जाता है। किसी भी कण की व्याख्या करने के लिए एक तरंग फलन साई परिभाषित किया जाता है। यदि उस कण की स्थिति x y z निर्देशांकों पर निर्भर कर रही है, यदि उस कण की स्थिति x y z निर्देशांकों पर निर्भर कर रही है तो x y z निर्देशांकों पर निर्भर कर रही है तो फलन को साई x, y, z के द्वारा निरूपित किया जाता है। तो फलन को इस तरह से लिख देना, साई x, y, z के द्वारा निरूपित किया जाता है। साई x, y, z के द्वारा निरूपित किया जाता है। x, y, z के द्वारा निरूपित किया जाता है। अब इसके आगे लिखना, यदि x को हम -x में रिप्लेस कर दें, इसी तरह से लिख देना, x टेंड कर रहा है -x में चेंज कर दिया, मतलब y चेंज हो रहा है -y में, z चेंज हो रहा है -z में, तब इसके बारे में लिखना, जो ब्रैकेट के अंदर है उसी को लिखना। इसको डाल देना इक्वेशन नंबर 1, इसको डाल देना इक्वेशन नंबर 2। यदि ये, तब इन दोनों को लिख देना और समीकरण 1 और समीकरण 2 डाल देना। समीकरण 1 और समीकरण 2।
लिखना जो तरंग फलन समीकरण 1 की अनुपालना करते हैं, जो तरंग फलन समीकरण 1 की अनुपालना करते हैं, जो तरंग फलन समीकरण 1 की अनुपालना करते हैं, उनकी पैरिटी सम पैरिटी कहलाती है, उनकी पैरिटी सम पैरिटी कहलाती है। उनके लिए पैरिटी, उनकी पैरिटी सम पैरिटी कहलाती है। तथा जो समीकरण 2 की अनुपालना करते हैं, तथा जो समीकरण 2 की अनुपालना करते हैं, उनके लिए पैरिटी विषम पैरिटी कहलाती है। तथा जो समीकरण 2 की अनुपालना करते हैं, उनके लिए पैरिटी विषम पैरिटी कहलाती है। उनके लिए पैरिटी विषम पैरिटी कहलाती है। इसके बाद लिखना समीकरण 1 और 2 के बाद में लैंग्वेज लिखी थी। पैरिटी को कक्षीय क्वांटम नंबर से निम्न प्रकार संबंधित किया जाता है। पैरिटी को कक्षीय क्वांटम नंबर से निम्न प्रकार संबंधित किया जाता है। पैरिटी को कक्षीय क्वांटम नंबर से निम्न प्रकार परिभाषित किया जाता है। p इक्वल टू -1 की पावर में n, इक्वेशन नंबर 3, और इनको लिख देना s p d f g h i इस तरह से। अरे ये सारी चीजें नाभिक के गुणों में चल रही हैं, पैरिटी पर भी नेक्स्ट नंबरिंग कर देना। जो नाभिक के अवयव चल रहे थे ना गुणों में, उन्हीं में चल रही हैं ये। पैरिटी को कक्षीय क्वांटम नंबर से निम्न प्रकार से संबंधित किया जाता है, इक्वेशन नंबर 3। और एल की वैल्यू किस किस हिसाब से होती है उनको लिख देना। एसपीडीएफ जो कक्षक आप पढ़ते हो उनके लिए आप इनको लिखते हो, जैसा कि आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो। एल कक्षक, एस कक्षक के लिए एल इक्वल टू 0। इसकी कैसी शेप होती है, डमलाकार, द्विडमलाकार, और इसकी जटिल संरचना होती है, इस तरह से आप पढ़ते हो। एस की कैसी होती है, गोलीय शेप होती है एस कक्षक की, तो इस तरह से लिख देना इसमें। इसको लिखने के बाद कंप्लीट यहां तक इसमें लिखना, जब L का मान सम होता है तब P इक्वल टू +1 आएगा। जब L इक्वल टू सम होगा तब P इक्वल टू +1 होगा। जब L इक्वल टू क्या है, सम है, तो P इक्वल टू कितना जाएगा, वहां पर +1 होगा। उस स्थिति में पैरिटी सम पैरिटी कहलाती है। L इक्वल टू सम होने पर P इक्वल टू +1 होगा, उस स्थिति में पैरिटी सम पैरिटी कहलाती है। और L इक्वल टू विषम होने पर, L इक्वल टू विषम होने पर पैरिटी इक्वल टू P इक्वल टू -1 होगा। L इक्वल टू विषम होने पर P इक्वल टू -1 होगा। उस स्थिति में पैरिटी विषम पैरिटी कहलाती है। उस स्थिति में पैरिटी विषम पैरिटी कहलाती है। विषम पैरिटी कहलाती है। यहां तक लिख लिया। उसके बाद इसको इस तरह से लिख लेना कि P इक्वल टू जब +1 आ रहा है तो उसको हम बोल रहे हैं सम पैरिटी, और जब -1 आ रहा है तो उसको बोल रहे हैं हम विषम पैरिटी। और कुल पैरिटी को इस तरह से निरूपित कर रहे हैं हम -1 की पावर में L1 + L2 + L3 + L4। L इक्वल टू सम है तो सम पैरिटी, विषम है तो विषम पैरिटी, इस आधार पर भी बोला जाता है। इसको लिखने के बाद फिर कुल पैरिटी को हम इस तरह से निरूपित करेंगे गुणा के रूप में।
कि एक कण की जो पैरिटी है P1 है, दूसरे की P2 है, P3 है, तो कुल पैरिटी हमें निकालनी है, वो इस रूप में आएगी, जो कि किससे रिलेटेड है, कक्षीय क्वांटम नंबर L से रिलेटेड है। ये ध्यान रखना, इस फॉर्मूले का ज्यादा यूज नहीं होगा, यूज जो क्वेश्चन आते हैं वो इस पर आते हैं सीधे, -1 की पावर L पर। इसको कंप्लीट करना, पहले कुल पैरिटी को लिखें यहाँ पर। तो कक्षक के नाम के आधार पर हम सीधी सीधी पैरिटी बता सकते हैं, कौन कौन से कक्षक हैं तो उनके लिए पैरिटी सम होगी और कौन कौन सी पैरिटी विषम होगी। क्यों? क्योंकि हमें L की वैल्यू पता है, हम कह सकते हैं S D G और I डॉट डॉट डॉट, इन कक्षकों के लिए पैरिटी सम होगी, जबकि P F और H P F H यानी कि इनके लिए पैरिटी विषम हो जाएगी। ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन करेंगे, अब उसी में देखेंगे इस चीज को। सम पैरिटी और विषम पैरिटी। तो क्वेश्चन लिखें इसके बाद, लिखना क्वेश्चन इसके बाद, यहां तक कंप्लीट करने के बाद पैरिटी को हमने परिभाषित कर दिया था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक तो तरंग फलन के रूप में, अगर फलन चेंज हो रहा है तो माइनस के साथ आ रहा है वो, तो विषम पैरिटी, और सेम आ रहा है तो सम पैरिटी। और एक हम कक्षीय क्वांटम नंबर L से रिप्रेजेंट करके पैरिटी को परिभाषित कर रहे थे इस आधार पर, कुल पैरिटी को ये। तो एक तरह से 3 टाइप से हमने पैरिटी को परिभाषित किया है। अब इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में लिखना, कुछ हल्के नाभिकों के लिए, क्वेश्चन लिखें, कुछ हल्के नाभिकों के लिए अरे लिखें क्वेश्चन, इसके बाद कंप्लीट हो गया ये। कुछ हल्के नाभिकों के लिए मूल अवस्था में, कुछ हल्के नाभिकों के लिए मूल अवस्था में अयुग्मित न्यूक्लियॉन की अवस्थाएं, अयुग्मित न्यूक्लियॉन की अवस्थाएं N, इस तरह से लिखना, अयुग्मित न्यूक्लियनों की अवस्थाएं N L J, अयुग्मित न्यूक्लियनों की अवस्थाएं ब्रैकेट में लिख देना N L J कोष्ठकों में दी गई हैं। कुछ हल्के नाभिकों के लिए मूल अवस्था में अयुग्मित न्यूक्लियनों की अवस्थाएं, अयुग्मित न्यूक्लियनों की अवस्थाएं NLJ कोष्ठकों में दी गई हैं। तो एक देखें आगे इसी में क्वेश्चन में, जैसे कि 3 लिथियम 7 है, इसके लिए इसकी मूल अवस्था में दे रखा है 1p3/2, 1p3/2, 1 को आगे लगाना p से, ठीक है। इसी तरह से दूसरा दे रखा है 7n15, 7n15, और इसके लिए इसकी जो स्टेट है वो दे रखी है 1p12। क्वेश्चन में लिखते जाना है इसको। और एक दे रखा है आपको 8 ऑक्सीजन 17, 8 ऑक्सीजन 17, और इसकी दे रखी है 1d5/2। कोष्ठक में इसमें न्यूक्लियॉन्स हैं, उनकी अयुग्मित न्यूक्लियॉन्स हैं, उनकी मूल अवस्थाएं दी हुई हैं, ये दी हुई हैं। इसके नीचे लगाना सफिक्स में 3/2, 1/2 और 5/2, जो कि J की वैल्यू होती हैं, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। इसको हम निकालेंगे इस स्टेट्स को, उसमें आगे आएगा आपका सेल मॉडल, एक मॉडल आएगा सेल मॉडल, और सेल मॉडल के आधार पर इन चीजों को निकालेंगे हम कि इसको हमने किस आधार पर लिखा है, वो आगे आएगा, ठीक है। अभी तो हम केवल उसके पैरिटी के बारे में चेक कर रहे हैं कि पैरिटी क्या होगी। तो लिखना है इसमें आगे, इन नाभिकों की मूल अवस्था में पैरिटी ज्ञात कीजिए। इन नाभिकों की मूल अवस्था में पैरिटी ज्ञात कीजिए। इन नाभिकों की मूल अवस्था में पैरिटी ज्ञात कीजिए।
जो दे रखे हैं इनकी मूल अवस्था में पैरिटी ज्ञात करनी है। तो देखिए किस तरह से करेंगे। पहला लेते हैं हम 3 लिथियम 7 को, इधर देखें 3 लिथियम 7, इसके लिए जो स्टेट दे रखी है 1p 3/2 दे रखी है, मतलब p कक्षक है, बीच वाला ये कक्षक है। तो p कक्षक के लिए p कक्षक के लिए p कक्षक के लिए L इक्वल टू कितना होगा 1 होगा। p कक्षक के लिए L इक्वल टू 1 होगा, अतः पैरिटी कितनी हो जाएगी p इक्वल टू -1 की पावर में L। पैरिटी कितनी हो जाएगी -1 की पावर में L, और ये कैसी है विषम हो जाएगा, -1 आएगा, यानी कि कैसी पैरिटी आएगी ये विषम पैरिटी। या आप नॉर्मली L की वैल्यू देख के आधार पर ही कह सकते हो कि सम है तो सम और विषम है तो विषम, तो पैरिटी विषम। तो इसमें भी p है, इसके लिए भी कितना हो जाएगा, सेम इसी तरह से लैंग्वेज लिखते हुए लिखना है इसमें कि L की वैल्यू इसमें भी कितनी होगी 1 होगी, तो विषम पैरिटी हो जाएगी। और D कक्षक के लिए कितनी होगी L इक्वल टू इसके लिए 2 होगा, L इक्वल टू 2 होगा, तो इसके लिए पैरिटी कितनी हो जाएगी P इक्वल टू +1 आएगा, यानी कि इसके लिए जो पैरिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी सम पैरिटी। +1 आएगा तो कौन सी पैरिटी हो जाएगी सम पैरिटी। देखें इसमें तीनों क्वेश्चंस को करें 1 2 3 करके कंप्लीट करें इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। लिथियम 7 के लिए विषम पैरिटी, इसके लिए भी विषम पैरिटी, और तीसरे के लिए आएगी सम पैरिटी। इसको आप कर लेना कंप्लीट, और इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालें नाभिकों का वर्गीकरण। नेक्स्ट हेडिंग डालना, अब ये उसमें नहीं है, ध्यान रखना। वो नाभिक के अवयव कंप्लीट हो गए, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है अलग से ही है नाभिकों का वर्गीकरण। नाभिकों का वर्गीकरण आपने जनरली पढ़ रखा है इसको, जैसे कि आप पढ़ते हो समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक, तो वही क्या कहलाते हैं नाभिकों के वर्गीकरण है। तो फर्स्ट हेडिंग डालना इसमें, पहले समझ लो समस्थानिक। समस्थानिक का मतलब क्या है, स्थान समान है। स्थान किस तरह से होता है एटम का, परमाणुओं का, उसके परमाणु क्रमांक के आधार पर। तो मतलब उसके लिए हम कह सकते हैं जिनका परमाणु क्रमांक तो क्या होगा Z, यानी कि परमाणु क्रमांक तो क्या होगा उनका समान हो, लेकिन उनकी जो द्रव्यमान संख्या है वो कैसी है, अलग अलग है। यानी कि ये कह सकते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की जो संख्या है प्लस प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन्स की संख्या जो A होगी वो क्या है वहां पर अलग अलग है, तो उसको हम कह देंगे समस्थानिक। दूसरा है जैसे कि समभारिक। समभारिक का मतलब जिनका भार समान है, मतलब जिनके लिए A का मान तो क्या है समान है, लेकिन जिनके लिए परमाणु क्रमांक Z क्या है असमान है। अरे किसी भी एटम को हम इस तरह से लिखते हैं XZ, ऊपर द्रव्यमान संख्या और इधर न्यूट्रॉनों की संख्या। जिनके लिए Z समान है समस्थानिक, जिनके लिए A समान है समभारिक, और जिनके लिए न्यूट्रॉन्स की संख्या समान है, जिनके लिए n का मान समान है, ये विषम हो। ये अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अगर समान है तो उसको हम बोल देंगे सम न्यूट्रॉनिक। ठीक है, तो लिखना नाभिकों का वर्गीकरण, और इसमें लिखना प्रोटॉन, नाभिकों का वर्गीकरण, इसमें लिखना प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा द्रव्यमान संख्या के आधार पर नाभिकों का वर्गीकरण। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा द्रव्यमान संख्या के आधार पर नाभिकों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। नाभिकों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। नाभिकों का वर्गीकरण
निम्न प्रकार से किया जा सकता है। और फर्स्ट हेडिंग डाल देना समस्थानिक, थोड़ा फास्ट लिखें इसमें। नाभिकों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। फर्स्ट डाल देना समस्थानिक और इसमें लिखना, समस्थानिक में लिखना वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक तो समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग हो, वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक तो समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक जैसे आपने पढ़े हैं, हाइड्रोजन के समस्थानिक कौन कौन से होते हैं? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ड्यूटेरियम जो कि भारी जल के रूप में यूज किया जाता है, D2O। ड्यूटेरियम जो होता है 1H2 होता है वहां पर, और जनरली जो H2O लिखते हैं आप जल, उस जल में कौन सा होता है? ये 1H1 होता है, ये ध्यान रखना। तो समस्थानिक लिख दिया, उसके बाद में इसको लिख देना 1H1, 1H2, 1H3, ये क्या है? समस्थानिक। तीनों का स्थान तो समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है उनकी? अलग है, तो समस्थानिक हो गए। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालना समभारिक। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डाल देना समभारिक और लिखना समभारिक में लिखना वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या तो समान, वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या तो समान, वे परमाणु जिनके लिए द्रव्यमान संख्या तो समान तथा प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग हो। समभारिक मतलब द्रव्यमान संख्या समान होनी चाहिए, मेनली इस चीज पर फोकस करना है आपको। वे परमाणु जिनके लिए द्रव्यमान संख्या तो समान तथा प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग हो, प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग हो, समभारिक कहलाते हैं। समभारिक कहलाते हैं। समभारिक कहलाते हैं। इसको एग्जांपल को लिख देना। तो देखिए समभारिक, भार समान है मतलब द्रव्यमान संख्या समान है उनकी 3, लेकिन इसमें प्रोटॉन्स की संख्या कितनी है? इसमें 1 है, इसमें 2 है। और न्यूट्रॉन्स की संख्या देखें तो वो भी लगा सकते हैं, इसमें कितनी हो जाएगी? 3 - 1 यानी कि 2, 3 - 2 यानी कि 1। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की संख्या तो कैसी है? इसमें अलग अलग है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की संख्या तो अलग अलग है लेकिन द्रव्यमान समान है, इसलिए इनको बोलते हैं हम क्या? समभारिक। लिखते हैं इसमें। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डाल देना समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक, तो समन्यूट्रॉनिक कौन से होंगे? जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या तो समान होगी, द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक क्या हो सकता है? अलग अलग हो सकता है। तो लिखना समन्यूट्रॉनिक में वे परमाणु जिनके लिए, समन्यूट्रॉनिक में लिखना वे परमाणु जिनके लिए न्यूट्रॉनों की संख्या तो समान, वे परमाणु जिनके लिए न्यूट्रॉनों की संख्या तो समान हो, वे परमाणु जिनके लिए न्यूट्रॉनों की संख्या तो समान हो, वे परमाणु जिनके लिए न्यूट्रॉनों की संख्या तो समान हो तथा प्रोटॉन एवं द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो। प्रोटॉन तथा द्रव्यमान संख्या, प्रोटॉन तथा द्रव्यमान संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। इसके लिए एग्जांपल क्या हो सकता है बताइए? जैसे कि 6C13 और 7N14। देखना इसमें हो जाएगा क्या? 6C13 और 7N14 में कि न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी? 7, और इसमें कितनी हो जाएगी? 7। तो दोनों में न्यूट्रॉन की संख्या तो कितनी है? सेम है, लेकिन दोनों का जो परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या है वो क्या है? अलग अलग है। समन्यूट्रॉनिक हो जाएगा। और यदि और भी एग्जांपल की बात करें जैसे कि 1H3 और 2He3, इसमें कितने हैं?
2He4 ले लो, तो इसमें कितने हो गए 2, और इसमें कितने हो गए 4 - 2 यानी कि 2। तो दोनों में न्यूट्रॉनों की संख्या तो क्या है, समान है, प्रोटॉन्स की संख्या अलग है और द्रव्यमान संख्या भी अलग है। तो ये दोनों ही किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, समन्यूट्रॉनिक के। तो दोनों एग्जाम्पल लिख देना, 6s13 7n14 और 1s3 और 2He4। दोनों में न्यूट्रॉन की संख्या है वो कैसी बनी हुई है, समान बनी हुई है, लेकिन Z का मान और E का मान अलग अलग बना हुआ है। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट कर लेना इसको। इसके आगे और भी हैं, प्रतीप नाभिक भी हैं और समावयवी नाभिक भी हैं, तो उनके बारे में आगे पढ़ेंगे। यहाँ तक के लिए इतना ही। थैंक यू।